नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल जो हम देखेंगे वो है होल्ड द रेड लाइन। इस आर्टिकल में अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है उससे संबंधित आर्टिकल है, जानेंगे इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बन रहा है अभी। दूसरा इधर आर्टिकल देख रहे हैं बीजिंग्स वर्ल्ड व्यू। बीजिंग में आप देखो मतलब चाइना में जो भी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो थिंक टैंक्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं उनमें दो नाम इंपॉर्टेंट है, उन दोनों की क्या सोच चल रही है और अभी किस तरीके से चाइना अपने आप को आगे असर्ट करने वाला है, तो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। दो आर्टिकल हो गए एडिटोरियल से और दो ही आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आइडिया पेज से। आइडिया पेज से पहला वही कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री स्टैब्लिश हुई है तो प्राइवेटाइजेशन को क्यों सपोर्ट करने की ज़रूरत है उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पर अशोक गुलाटी जी के द्वारा। और दूसरा आर्टिकल है इधर क्राइम ऑफ स्टेट, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें जेल का जो प्रोविज़न है उसमें क्या क्या चीज़ें और करेक्ट करने की ज़रूरत है। अभी तक भी कितने जजमेंट्स आ चुके हैं जिनमें ये कहा है कि जो जेलों की परिस्थितियाँ हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे वहाँ पर जो बिहेवियर है उसकी बात करो, इस तरीके से उनको करेक्ट कैसे करें, क्या क्या प्रॉब्लम है जानेंगे। ठीक है, तो चार आर्टिकल से देखते हैं कि डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल होल्ड द रेड लाइन। देखो, तालिबान लगातार अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाता चला जा रहा है और इस चीज़ को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है, जैसे कि ब्रिटेन और रशिया, लंदन और मॉस्को। ब्रिटेन की कैपिटल आपको पता है लंदन हो गई और कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को। तो दोनों ने क्या कह दिया कि अब वाकई में तालिबान को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसके साथ में हमें वाकई में एक एंगेजमेंट रखने की ज़रूरत है। और ये भी माना जा रहा है कि तालिबान जो है वो 1996 से 2005 के बीच में जो मेडिवल अप्रोच के साथ में रूल करके गया है, बोलो उसमें भी थोड़ी चेंजेस आ रही है। बट रियलिटी क्या रही है वो अभी हम देखेंगे कि वहाँ पर लड़कियों को या फिर जो औरतें हैं उनको किस तरीके से अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है तालिबान के चलते। जबकि इंडिया ने ये जो मॉस्को और लंदन के जो स्टांस है, जो कदम है, उनके जस्ट ऑपोजिट कदम उठाए और ये कहा कि वहाँ पर एक लेजिटिमेट रूल आना चाहिए पीसफुली। ठीक है, उसके अंदर कहीं पर भी कोई दादागिरी नहीं होनी चाहिए, कोर्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये स्टेटमेंट कब दी है? जब हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी की मीटिंग हुई, कहाँ पे? रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में अभी विजिट पे गए थे उस टाइम पे। तो उन्होंने अपनी तरफ से साफ साफ कहा है कि पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स के थ्रू अगर वहाँ पर सत्ता हासिल की जाती है तो उसमें कोई समस्या है नहीं। बट अगर करंट पॉलिटिकल ऑर्डर की बात करें तो लगातार अभी एक सिविल वॉर की तरफ अफगानिस्तान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एस जयशंकर जी ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है वो अफगानिस्तान के पास्ट जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तालिबान ने वहाँ पर रूल किया 1996 से 2001 के बीच में, और उसी फार्मूला पे अगर फिर से रूल करना शुरू कर देगी तो अफगानिस्तान की जो कम्युनिटी में एक नया जो जोश वहाँ पर भरा गया था इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा पिछले 20 सालों में, उस जोश का क्या? आपने अफगानिस्तान के लोगों को लिबरेट होने की कोशिशें करी, आपने अफगानिस्तान के लोगों की जो ज़िंदगी जीने का तरीका था वो आपने एक ओपन किया, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के साथ में कोalition वहाँ पर रहा, अमेरिका रहो चाहे नेटो की फोर्सेज वहाँ पर रहो, तो किस तरीके की कल्चर रही। आज उन लोगों के लिए अगर इसी तरीके से मेडिवल पीरियड के जो सोच की सरकार फिर से आती है, रूल फिर से आता है तालिबान की लीडरशिप में, तो वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है। देखो, पाकिस्तान की तरफ से तो एक प्रमोशन किया जा रहा है बार बार कि तालिबान जो है अब वो मॉडरेशन की तरफ बढ़ गया है, मॉडर्नाइजेशन, हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिल रहा है। बट जो अभी रिसेंट एक ऑप्शन, एक जो आप कहोगे कि एग्जाम्पल, कल परसों हमने एक न्यूज़ देखी थी, वो ये कि अफगानिस्तान के एनवॉय जो कि डिप्लॉयड है पाकिस्तान में और उनकी बेटी को अबडक्ट कर लिया गया। आप देखो, डिप्लोमेट्स के बच्चे हैं वो ही सेफ नहीं है, तो ऐसे में फिर जो कॉमन मैन है वो कैसे सेफ हो सकता है? दिल्ली ने हमेशा से एक ही चीज़ रखी है कि भाई हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट को ही एक्सेप्ट करेंगे, और वही चीज़ यहाँ पर एडिटर बोल रहे हैं कि हमें जिस पर लगातार बने रहने की ज़रूरत है। एक रेड लाइन क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसके चलते हम क्लियर कर सकें कि वाकई में अफगानिस्तान के लोगों के लिए वेलफेयर इंश्योर करने वाली सरकार कौन सी हो सकती है। देखो, अफगानिस्तान एक तरीके से एंडलेस वॉर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार चल भी रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अफगानिस्तान में कभी शांति स्थापित हो पाई है, पर
एक लेजिटिमेट फोर्स जिसको वाकई में वैधता मिले, वहाँ के लोगों का समर्थन मिले और वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की सिचुएशन बने, तब जाकर के बात निकल के सही से हम समझ पाएंगे। अब आप देखो कि अभी जो ज़्यादातर टेरिटरीज हैं वो तालिबान ने ग्रैब कर ली है, ठीक है, और तालिबान के बिहेवियर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। वो बिहेवियर जिसके चलते इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तालिबान को हटाने की पूरी कोशिश की थी, वो बिहेवियर अभी तक भी चेंज नहीं हुआ है। जिसका सबसे गंदा एग्जाम्पल क्या है कि सोशल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करना, और उसमें ये देखो कि जो लड़कियां 15 साल से बड़ी हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है, और जो औरतें जिनकी उम्र 45 साल से कम है और वो विधवा हैं, ठीक है, उनको अब तालिबान फाइटर्स के साथ में शादी करनी पड़ेगी, उनकी वाइफ्स बनना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा और क्या एट्रोसिटीज़ आप करोगे, क्योंकि शरीयत लॉ के तहत पे वो लोग काम करना चाहेंगे और उसके तहत फिर वो क्या रेडिकल चीज़ों को एक्सट्रीमिज्म को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे हर एक चीज़ के अंदर। इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी तालिबान का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, तो तालिबान और पकड़ बनाने में सक्षम होता चला जा रहा है। तो ऐसे में कुछ भी ऐसा कोई निकल के नहीं आ रहा है जो कि तालिबान का जो घिनौना कैरेक्टर है ना, उसको हटाने की कोशिश करे। लगातार आप देखो तालिबान अपनी तरफ से वही काम रिपीट कर रहा है जो काम उसने 20 साल पहले किए थे। देखो दिल्ली का तो एक ही है कि देखो अगर काबुल में इसी तरीके से रिजीम का रिटर्न होता है, तालिबान का अगर रिटर्न होना होता है, तो देखो पाकिस्तानी आर्मी तो सपोर्ट करेगी डेफिनेटली, ठीक है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, वो भी डेफिनेटली सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखो इंडिया को तो सिक्योरिटी थ्रेट डेफिनेटली आने वाला है, और इंडिया तो पर्टिकुलर मानो, बाकी साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में आप जनरली मानो कि हाँ वाकई में यहाँ पर डिस्टर्बेंस होने ही वाली है। तो ऐसे में हमें हमारे इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए पूरी हर तरीके से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम पेशेंटली सोच समझ करके तालिबान के साथ में नॉर्मलाइजेशन की तरफ भी बढ़ें, तो कम से कम इंटरेस्ट्स को हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना कर दें, ठीक है। दिल्ली को डिस्कशन के लिए तैयार रहना जरूरी है, साथ में जो रियल और सीरियस डिफरेंसेस हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप देखो तालिबान पकड़ बना रहा है, दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो विड्रॉ कर रहा है वहां से। तो इंडिया का वहां पर आप देखो कि मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान और उसके साथ में यहाँ पर इंडिया, तो ज़्यादा ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस भी नहीं है, गैप्स भी नहीं है। तो अफगानिस्तान के फ्यूचर में तालिबान का जो कोई भी रोल हो उसको मॉडरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अगर वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म आता है तो उसका असर इंडिया को भी देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बीजिंग्स वर्ल्ड व्यू। इस आर्टिकल को लिखा है विजय गोखले जी ने। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब चाइना की फॉरेन पॉलिसी की कम्युनिटी की बात आती है ना, जो लोग वाकई में विदेश नीतियों के बारे में बातचीत करते हैं, तो दो इंडिविजुअल बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एक तो यान शुइतोंग और एक है वेंग जी सी। बोले इन दोनों ने जो कोई भी स्टेटमेंट दिए ना, वो स्टेटमेंट एज इट इज इंप्लीमेंट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और उनकी रेलेवेंस और ज़्यादा बन जाती है जैसे ही ये कोविड-19 आता है, जिसके चलते अब चाइना के अलावा और कोई वर्ल्ड की बड़ी कोई इकोनॉमी नहीं है जो कि अच्छी खासी प्रोग्रेस रजिस्टर कर रही हो, ठीक है। तो ऐसे में शी जिनपिंग ने भी अपने स्टेटमेंट में बोला था, जब अभी 100वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की 1 जुलाई 2021 को, उसमें ये कहा गया था कि चाइना के लोगों ने बहुत ज़्यादा सफरिंग्स का सामना किया और लोगों ने चाइना को बुली बहुत बनाया, मतलब एक बलि का बकरा बना करके बहुत काम किए हैं। तो बोला इस तरीके का माहौल अब चाइना रिटर्न नहीं होने देगा। तो एक तरफ तो ये दोनों जो आप कह सकते हो हाई प्रीस्ट हैं चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी के, वो, और दूसरी तरफ शी जिनपिंग, इन दोनों के स्टेटमेंट को अगर आप कनेक्ट करो तो आपको कुछ सेंस समझ में आएगा। वो ये वैंग और येन, ये दोनों स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि यूएसए की पॉलिसी जो है वो एक कॉम्पिटिटिव और टेंशन क्रिएट करने वाली है। मतलब यहां पर चाइना के ऊपर सवाल ना उठा करके यूएसए को काउंटर करने की कोशिशें की जा रही है यहां पे, ठीक है। राइटर देखो हमारे फॉर्मर एक तरीके से डिप्लोमेट रह चुके हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छे से जानते हैं, चाइना में पोस्टेड भी रह चुके हैं, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं ये। तो इनका जो कहना है वो ये है कि वहां पर कैसा माहौल बन रहा है, किस तरीके की सोच चल रही है। साथ में ये कि वैंग ने तो ये कहा है कि अमेरिका है वो रिस्पॉन्सिबल है इस एडवर्सियल एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें चाइना और यूएस के बीच में रिलेशनशिप में जो भी खींचतान आ रही है, तनाव बन रहा है, टसल वॉर चल रहा है, टसल जो चल रही है, बोलो उसके पीछे यूएसए की एग्रेशन है। जबकि बोलो चाइना और यूएसए के रिलेशन है ना, दो आइडियाज के बेसिस पे चलने चाहिए। एक तो क्या
कि यूएसए जो है वो चाइना के इंटरनल ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट करेगा, चाहे वहां पर कम्युनिज्म चल रहा हो चाहे कुछ भी चल रहा हो। इंटरनल ऑर्डर, चाहे हांगकांग वाला मुद्दा हो चाहे शिनजियांग वाला मुद्दा हो, शिनजियांग में उइगर मुस्लिम्स का जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का नाम लेकर के यूएसए लगातार चाइना को काउंटर करता रहता है। तो बोला इन चीज़ों के ऊपर यूएसए बिल्कुल भी उंगली ना उठाए, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली। दूसरा जो आइडिया है दैट इज कि चाइना जो है वो इंटेंशनली, मतलब एक तरीके से जानबूझ करके यूएसए लेड इंटरनेशनल ऑर्डर को बिल्कुल भी वीक नहीं करेगा। तो चाइना तो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी चाहता है और यूएसए का इंटरनेशनल ऑर्डर में जो पकड़ है उसको कम नहीं करना चाहता। पर एक तरफ आप देखो कि क्या चाइना के अंदर जो भी अब इसी के जस्ट ऑपोजिट होती हुई दिखाई दे रही है रियल में चीजें, क्या कि चाइना में कम्युनिज्म है तो उसके ऊपर सवाल उठा रहा है लगातार यूएसए, चाहे वो उइगुर मुस्लिम्स की बात हो चाहे हांगकांग की बात हो। और यूएसए लेड जो इंटरनेशनल कोalition है या इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ऑर्डर अभी बना हुआ था आप मानो 2008 तक, तो उसमें यूएसए की हेजेमनी चल रही थी। उस हेजेमनी को चैलेंज करने में अब चाइना नहीं पीछे जा रहा है, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हम बार बार बात करते रहते हैं। तो चाइना जो है ना वो हर चीज के लिए अमेरिका को ही ब्लेम कर रहा है कि अमेरिका अड़ंगे लगा रहा है और उसके चलते चाइना को फिर रिप्लाई देना पड़ रहा है। दोनों स्कॉलर्स का क्या कहना है कि जो आप कह सकते हो कि अभी जो कंपटीशन हो रहा है चाइना और यूएसए के बीच में, बोलो उसका ज़्यादा भुगतान यूएसए को करना पड़ेगा। इसके लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं कि पॉलिटिकल डिसफंक्शंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई भी चीज़ एकदम आप दादागिरी से नहीं कर सकते हो, वहाँ पर आपको डायलॉग, आर्ग्यूमेंट्स या फिर जो भी कंसेंसस है वो लेकर के आना होता है, तब जाके आप काम कर सकते हो। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, क्योंकि कोरोना ने आपको पता है इनइक्वालिटी वायरस बोला था इसको, ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में। सिमिलरली एथनिक और रेशियल डिवीजन आप देखो ब्लैक एंड व्हाइट्स में किस तरीके से, और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, बिल्कुल इकोनॉमी फंसी पड़ी है जबकि चाइनीज इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। तो इन दोनों के चलते आप देखो कि अमेरिका का परफॉर्मेंस चाइना के कंपैरिजन में थोड़ा डाउन जा रहा है। तो यहां पर एक कंपैरिजन जब ड्रॉ किया जाए तो एक चीज निकल के आ रही है पॉलिटिकल सेगमेंट में भी। वो कैसे कि जब 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, रिजल्ट क्या निकला आपको पता है, कैपिटल हिल के ऊपर किस तरीके से वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने एक एग्रेशन दिखाया था। बोला इसके कंपैरिजन में चाइनीज सिस्टम तो बड़ा प्रिडिक्टेबल है, सेफ है, एकदम स्टेबल है, बोला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो एंजॉय करती है इमेंस पॉपुलैरिटी, कि लोग जो हैं वो बिल्कुल आंख मीच के फेवर करते हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को कोई भी शेक नहीं कर सकता, दैट मीन्स उनको कोई रिमूव नहीं कर सकता है पावर से। पर सवाल ये आ जाता है कि वहां पर आप तो डिक्टेटरशिप के ऊपर काम भी तो करते हो, उसका कौन जवाब देगा। खैर अभी हम बात देख रहे हैं किसकी, येन और जो दो स्कॉलर्स हैं उनकी, ठीक है। येन ने ये कहा अपनी जो राइटिंग्स है उनमें ये कह रहे हैं वो कि यूएसए की जो इल इंटेंशंस है जिसमें चाइना को कंटेन करने का मेन काम है, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलेगा। होता क्या है कि चाइना एक चीज बार बार बोलता चला जाता है कि यूएसए तो कोल्ड वॉर टाइप अलायंस क्रिएट कर रहा है जिसमें मुद्दों पर आधारित इशू बेस्ड कोalition क्रिएट कर रहा है, जिसमें क्वाड एक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, नेटो को रिवाइवल देना हो गया। बोले ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए ने अपने साथ के कंट्रीज के साथ मिलके स्टैब्लिश किया था यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए। जबकि चाइना जो है जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है तब से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कोशिशें कर रहा है। पर यहां पर एक सवाल आ जाता है कि चाइना एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहता है, पर उस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भी क्या फ्रेज निकल के आ रहा है, येन ने क्या बोला, अ मल्टीपोलर वर्ल्ड विद यूएस चाइनीज रिलेशंस एट इट्स कोर। तो इसका मतलब आप क्या चाह रहे हो, ड्यूओपोली चाह रहे हो, बोल तो रहे हो मल्टीपोलैरिटी, पर रियल में सेंस क्या आ रहा है कि एक तरफ यूएसए दूसरा चाइना, इनकी डोमिनेंस में यहां पर काम हो। इसके अलावा ड्यूअल आइडेंटिटी ऑफ चाइना एक मुद्दा हो रहा जाता है, जहां पर चाइना ये चाह रहा है कि ये जो को हेजेमनी है इसको कंटिन्यू बना करके रखे। ड्यूअल आइडेंटिटी आप देखो, को हेजेमनी का मतलब क्या हो गया कि एक तरफ चाइना अपनी डोमिनेंस बना करके रखे तो यूएसए भी डोमिनेंस बना करके रखे। इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए चाइना रेडी है, ठीक है। तो ऐसे में चाइना यूएसए के बराबर अपना पद या अपना ओहदा रखना चाहता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, तो भाई आप अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री कैसे बोल सकते हो, ये तो आपकी ड्यूअल आइडेंटिटी है, दोगलापन है। एक तरफ तो आप को हेजेमनी की बात करते हो, दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्री का टैग लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, खुद को डेवलप्ड क्यों नहीं बोल देते।
तो इससे क्या है, चाइना अपने फायदे उठाना चाह रहा है कि डेवलपिंग कंट्री बोल करके अपनी जिम्मेदारियां कम करना, कि भाई हम तो प्रोग्रेसिव हैं, हमारे ऊपर क्यों वर्ल्ड कम्युनिटी की ज्यादा जिम्मेदारियां हमें दे रहे हो। और दूसरी तरफ यूएसए के बराबर के भी हैं, हमें पीछे मत समझो। चाइना अपनी तरफ से जो प्लूरीलैटरल प्लेटफॉर्म जो भी बना रहा है, जिनको मल्टीलैटरल बोल सकते हैं या प्लूरीलैटरल, कि बहुत सारे कंट्रीज का जो एक एंगेजमेंट वहां पे इंश्योर हो सके, तो उसमें साउथ एशिया भी बिल्कुल अछूता नहीं है। साउथ एशिया में आप देखो, बांग्लादेश के साथ में देखो, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, इन सब के साथ में अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू कर रहा है। पर चाइना को इसको लगातार अमेरिका को क्या बोल रहा है, कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, बोला इशू बेस्ड कोalition क्रिएट करता है। बोला चाइना कोई भी इशू बेस्ड कोalition क्रिएट नहीं करता, मतलब किसी मुद्दे को उठा करके, ठीक है। अब वर्ल्ड की अगर बात करें तो कंफ्यूजन तब आता है जब चाइना जो है वो अमेरिका से थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करे, तब पता पड़े ना। अब एक तरफ तो चाइना ये बोलता है कि अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी में डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करता है और दूसरे देशों के ऊपर इस तरीके से कंडीशन इंपोज करता है कि भाई आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर काम करो, मतलब आइडियोलॉजी को इंपोज करने की कोशिश करता है। जबकि चाइना बोले इसके बिल्कुल डिफरेंट है। चाइना किसी भी अपने साथ वाले कंट्री को ये नहीं कहता कि आप कम्युनिज्म को फॉलो करो। पर आप एक चीज बताओ कि चाइना अगर किसी दूसरे कंट्री को ये नहीं बोल रहा कि हम हमारे जो गवर्नेंस का मॉडल है वो एक्सपोर्ट नहीं करते, तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के स्टेटमेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं कि चाइनीज मॉडल जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में एक ऑल्टरनेटिव मॉडल अवेल करा रहा है। तो ये तो दोगलीपंथी एक और आ गई कि चाइना भी अब लगातार अपने कम्युनिज्म को लगातार प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। देखो मेन मैसेज क्या आ जाता है अमेरिकन्स के ऊपर कि भाई चाइना के ऊपर दबाव मत बनाओ। पॉलिटिकल सिस्टम चाहे चाइना का कुछ भी हो, वहां पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं होने दो, उनके ऊपर कोई दबाव मत बनाओ। चाइना ये चाहता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी एक लेजिटिमेसी गेन करना चाहती है ग्लोबल प्लेयर के तौर पे कि हाँ जी, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो भी कह रही है वहां पर वो बात उन चाइना के लोगों के द्वारा कही जा रही है, ठीक है। और चाइना की जो हेजेमनी है, चाइना की जो पावर है, पकड़ है, वो देखो अपरिहार्य है। अब चांसेस तो ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा पकड़ में बनाने वाला है। देखो चाइना जो है ना, अमेरिका के डिक्लाइन को अश्योर तो करना चाहता है, पर साथ साथ में अभी जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने देखा ना कोहिबिशन, यहां पर हमने देखा कि एक दूसरे के साथ में मिलकर के लीड करना चाहते हैं, कोहेजेमनी। तो इसमें एक डाउट ही आ रहा है कि क्या चाइना इतना रेडी है क्या कि अब यूएसए की जो पावर थी उसको खत्म किया जाए। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि दोनों साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, यूएसए की डिक्लाइन के लिए थोड़ा सा वेट और किया जाए जिससे कि चाइना के फेवर में मोमेंटम आ जाए तो आगे किया जाए, या फिर पॉलिटिकल एजुकेशन इस तरीके से स्प्रेड की जाए जिससे कि आप डेमोक्रेसी को साइड में करके और कम्युनिज्म को और ज्यादा प्रमोट कर सको। तो देखो यहां पर हमारे लिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। नंबर 1 इसमें ये कि पैराडाइम शिफ्ट देखने को जरूर मिलेगा पोस्ट कोविड एरा में, जहां पे चाइना अपने आप को और ज्यादा असर्ट करेगा और कर रहा है। नंबर 2 येन की जो बात कही है येन ने कि बीजिंग जो है वो अमेरिका का जो इशू बेस्ड कोalition है जैसे कि क्वेड, उसको लेकर के बड़ी चिंता में है, ठीक है, क्योंकि इसको एक सीरियस थ्रेट के तौर पे कंसिडर कर रहा है और अमेरिका भी इस चीज को लेकर पीछे नहीं है। कल ही हमने देखा था एक ग्रुप और स्टैब्लिश किया है, सेंट्रल एशियन क्वेड करके नाम बोला गया है। पाकिस्तान है उसमें, उज्बेकिस्तान है, अमेरिका है और एक कंट्री मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, कल ही हमने देखा था, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये मिलकर के और वहां पर अपना एक क्वेड करके नया ही एक वो कर रहा है यूएसए, चाइना को कंटेन करने के लिए। फाइनली तीसरा जो मुद्दा है दैट इज कि चाइना अभी भी वॉशिंगटन की जो भी इश्यूज हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए रेडी है, बस एक कंडीशन के ऊपर कि चाइना के इंटरनल ऑर्डर्स को, इंटरनल मैटर्स के ऊपर कुछ भी बात ना बोले यूएसए, समझ गए। और रीजनल डोमिनेंस जो चाइना अपने क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर कोई सवाल या चिन्ह ना खड़े करे। तो इन 3 मुद्दों के बेसिस पे हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। एक तो पैराडाइम शिफ्ट होने के चांसेस है, चाइना जरूर करेगा। दूसरा, यूएसए जो कोalition क्रिएट करता है वो इशू बेस्ड कोalition करता है और वो चाइना के लिए चैलेंज हो रहे हैं। और तीसरा, चाइना ये चीज दिमाग लेकर के चल रहा है कि हम वॉशिंगटन के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे, पर वॉशिंगटन एक गारंटी दे दे हमें कि एक तो इंटरनल मैटर्स में कोई उंगली नहीं करे और दूसरी तरफ चाइना की जो रीजनल डोमिनेंस है उसको एक्नॉलेज कर ले। ये है पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए आइडिया पेज पे, एरिया ऑफ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। इस आर्टिकल को लिखा है देखो अशोक गुलाटी जी। अशोक गुलाटी जी देखो बड़े
प्राइवेटाइजेशन को फेवर करने वाले, प्रो प्राइवेटाइजेशन वाले इंडिविजुअल हैं। तो अब इनके व्यूज देख लेते हैं। देखो, जुलाई की बात आ जाती है जब जुलाई का 24 जुलाई का जो दिन है, बोला इंडियन इकोनॉमी के लिए हमेशा हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट डेट बन के रहेगा, क्योंकि 24 जुलाई 1991 को इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपेंड करने का पूरा मौका देंगे, और डी लाइसेंसिंग कर दी गई थी इंडस्ट्रीज की, टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया था, और जो कमोडिटीज थी उनको होस्ट करने के लिए जो भी टैक्सेस लगाए जा रहे थे उनके अंदर रिडक्शन देखने को मिला था। मतलब ओवरऑल क्या कर दिया था कि आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपनिंग कर दी थी कि हाँ जी अब प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी ना हमने, वो चीज़ बता रहे हैं। वो 24 जुलाई 1991 का दिन था। ऐसे में इट वॉज एन इनडायरेक्ट एडमिशन कि हमने ये माना कि सोशल स्टेट जो था वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, और उसके चलते वो फेल हो गया था। क्योंकि हमारी इकोनॉमी 1991 से पहले कैसे हुआ करती थी, दैट वाज लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी विद द टिल्ट टुवर्ड्स सोशलिज्म। जबकि हमने जैसे ही एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की 1991 में, उसके बाद में हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी रही, पर टिल्ट हमारा है कैपिटलिज्म की तरफ। तभी तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बात करते हैं। तो एक तरफ डिबेट था कि भाई जो हमारी इकोनॉमी है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तो इंडस्ट्री भी डिवाइडेड थी उस टाइम पे कि भाई प्राइवेट सेक्टर को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, या फिर हमें वहाँ पर जो लोगों की वेलफेयर है उसको इंश्योर करना है, आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, क्लोज इकोनॉमी रखनी है। तो आपको पता होगा जब भी हम इकोनॉमी की बुक पढ़ते हैं तो बॉम्बे क्लब नाम से एक ग्रुप आता है, उन्होंने ये कहा था कि कंट्री की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और प्रोटेक्शन देने के लिए क्या हो कि सरकार ही इंडस्ट्री खोले और सरकार ही उनकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करे। तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ जाएंगे, जिसको हम आत्मनिर्भरता बोल देंगे। बट आप देखो कि जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बहुत तो बूस्ट होना शुरू होती है, बट एक्चुअल में जो ग्रोथ रेट होती है वो हमारी इंडस्ट्री की होती है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो कि 3.5% के लगभग फंसी पड़ी रहती है, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाती। और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने बोला था? लेट राज कृष्णा इकोनॉमिस्ट, जो एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमी बहुत ही स्लो ग्रो कर रही थी, तो इसके चलते बोले ये चीज बहुत ही वीकर परफॉर्म कर रही है इंडियन इकोनॉमी में। फिर टाइम बीतता है, उसके बाद में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि एक एकेडमिशियन थे, फिर वो टेक्नोक्रेट बने और फिर उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, तब जाकर के हमारे यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को एक बूस्ट मिलता है। देखो, मनमोहन सिंह जी ने ट्रेड पॉलिसीज को चेंज करने की कोशिश उस टाइम पे भी की थी, तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि मिलियंस ऑफ फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिला। आप देखो, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत जूम हुआ, बहुत इंक्रीज हुआ, और रिजल्ट क्या हुआ कि उसका एक्सपोर्ट जब बढ़ने शुरू हो चुके थे ना, कि ज़्यादातर जो कमोडिटी थी, एग्रीकल्चरल कमोडिटी, वो एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, तो उसका रिजल्ट ये हुआ था कि डोमेस्टिक प्राइसेस थी वो राइज हो गई। तो ऐसे में जब थोड़ा कंट्रोल करने की सिचुएशन बन रही थी, तब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट जा चुकी थी। फिर आपको पता है कोalition का जो सीन है वो शुरू हो जाता है, कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार का टेन्योर एंड हो जाता है 1995 में। फिर उसके बाद में सरकारें जो है वो कोई भी स्टेबल नहीं बन पाती है, तो फिर से जो कंट्रोल था वो वापस आने लग जाता है एग्री प्राइसेस के ऊपर, कि हाँ, आप कैसे भी करके हमें जो है रीजनल पार्टीज जो आ गई थी उन्होंने लिबरेट नहीं किया एग्रीकल्चर सेक्टर को। 1991 में मनमोहन सिंह जी चाह रहे थे कि क्यों ना डेयरी सेक्टर को भी हम लिबरेट कर दें, एग्रीकल्चर सेक्टर को तो हम कर ही रहे हैं। पर उस टाइम पर जो मेन आप कह सकते हो मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन ने मना कर दिया, बोला कि आप इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में नरसिम्हा राव जी ने देखो धीरे पार्शियली तो डी लाइसेंस कर दिया था डेयरी सेक्टर को, जिसमें कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ 1992 रिलीज हुए थे, जिसके तहत डेयरी सेक्टर, मिल्क प्रोडक्ट बेस्ड जो सेक्टर था उसको डी लाइसेंस किया था पार्शियली, मतलब कुछ सेक्टर्स में अलाउ कर दिया था कि हाँ चलो ठीक है, कोऑपरेटिव सिस्टम के साथ साथ में आप ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इसको फुली डी लाइसेंस कर दिया कि अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी पार्टिसिपेट कर सकती है डेयरी सेक्टर में, ठीक है। अब आप देखो, एक तरफ तो कोऑपरेटिव सेक्टर है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, तो दोनों ने मिलियंस ऑफ फार्मर्स को बहुत फायदा पहुंचाया है। तो जो वर्गीस कुरियन ने कॉन्सेप्ट दिया था वो था कोऑपरेटिव सिस्टम, जो हम प्रीवियस बहुत सारे आर्टिकल्स में देख चुके हैं, और इसी का एक रिजल्ट निकल के आता है अमूल, ठीक है।
आनंद जो गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये प्रोविजन शुरू होता है, जहां से बहुत सारे छोटे बड़े फार्मर्स से दूध इकट्ठा करना, उसको प्रोसेस करना और साथ में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख करके कई मिल्क प्रोडक्ट तैयार करना और फिर उनको कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करना। शुरुआत हुई थी मेट्रो सिटी से, फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सिटी जो टाउन्स है वहां तक भी पहुंचना शुरू हो गया। अब आप देखो कि जैसे ही प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है ना, तो शुरुआत तो कोऑपरेटिव सेक्टर से होती है, बट प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के बाद में यूं मानो जैसे कि पंख लग गए हो इस सेक्टर के, और उसके बाद में जितना अच्छा परफॉर्म कोऑपरेटिव सेक्टर ने किया उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग गया डेयरी सेक्टर, जब प्राइवेट सेक्टर ने अपने हाथ आजमाने शुरू किए। 2 हफ्ते पहले की बात है जब हमारी सरकार ने एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया है, तो जो कि इंडिया इसके चलते इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जो इस तरीके से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल रहा है। इसमें आप देखो कि मिनिस्ट्री का एजेंडा क्या होगा, क्या काम होगा, वो तो देखो टाइम लगेगा, पर एक तरफ हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का अगर सेगमेंट देखें ना, तो उसके रिजल्ट जो रहे ना हमारे यहां पर, कुछ प्लस रहे हैं, कुछ माइनस रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही जीरो, ऑन एन एवरेज आप कहोगे कि जीरो के लगभग कंसिडर हैं। तो कुछ तो सक्सेस है, कुछ फेलियर्स हैं। जैसे कि कुछ कोऑपरेटिव है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, इस तरीके से रूरल और अर्बन एरियाज में ऑपरेट करते हैं। तो उनके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल क्रेडिट कितना उन्होंने फ्लो करवाया, कितना फॉर्मल वे में किसानों को लोन लेने में समस्या नहीं आई। जैसे एक तो होता है कि मनी लेंडर के पास में गए, गिरवी रखे कागज, कुछ एग्रीमेंट किया और एग्जॉर्बिटेंट ब्याज की दर के ऊपर फिर उन्होंने ब्याज लिया। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब बहुत ही ज्यादा शोषणकारी ब्याज की दरों के ऊपर ब्याज लिया, वो उधार लिया। तो ऐसे में आपने ओवरऑल कितना क्रेडिट फ्लो किया फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, नंबर 1। नंबर 2, अचीवमेंट कितना रहा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को टैकल करने में क्या रहा। तो ये इन पूरे सेगमेंट्स में अगर फाइनेंशियल सेक्टर में कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करें तो परफॉर्मेंस रही आपकी पुअर टू एवरेज। तो ऐसे में एक बिलीव करना कि हाँ, हम विश्वास ये लेकर के आए कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, क्योंकि सवाल आ जाता है कि जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था ना 8 नवंबर 2016 को, जब 500 और 1000 के नोट्स के जो लीगल टेंडर्स थे उनको बिल्कुल कैंसिल कर दिया था, तो उस टाइम पर उसको डीमोनेटाइजेशन बोला गया था। उस फेज में कोऑपरेटिव बैंक्स जो थे इनका रोल ऐसा कुछ था कि इस डीमोनेटाइजेशन का जो टारगेट था उसको फेल करने में कुछ कमी नहीं छोड़ी थी। कैसे कि लोगों ने अपना पैसा जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करा लिया। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखो कि मेन फैक्टर क्या है रिस्पॉन्सिबल का इस मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे, बोलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे डिमोनेटाइजेशन का, जो टारगेट्स थे उनको फेल होने में। दूसरा, शुगर कोऑपरेटिव्स की बात करो महाराष्ट्र में, कि शुरुआत में तो ये एग्जाम्पल के तौर पे शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने काम किया, पर बाद में डोलड्रम में फंस गए और अब क्या है, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होती चली जा रही हैं वो शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके अलावा आप देखो कि जो लोग लगातार इन कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे वो भी अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव होने लगे, क्योंकि रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर पेमेंट नहीं मिल रहा है, और या फिर उनका जो प्रोडक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का और प्रोडक्शन के अंदर पैसा ज्यादा लग रहा है तो उनको मार्जिन ज्यादा नहीं मिल रहा। फिर बाद में आ जाते हैं राइटर वापस कि ये मैंने कोऑपरेटिव मूवमेंट के 2-3 एग्जाम्पल दिए आपको। अब मैं मिल्क वाले सेक्टर की फिर से बात करता हूं। देखो, मिल्क सेक्टर की अगर बात करें तो शुरुआत कहां से होती है, कोऑपरेटिव चैंपियन की, कोऑपरेटिव मूवमेंट की, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसका मेन ब्रांड बन के निकलता है अमूल। तो अमूल ने देखो बहुत सक्सेस गेन की है, पर आप ये बताओ कि दूसरे स्टेट्स के अंदर क्यों परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। इनिशियली जब ऑपरेशन फ्लड जब इंप्लीमेंट हुआ था, जो कि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो काम हो रहा था ऑपरेशन फ्लड, तो ऐसे में आप देखो कि बहुत सारी कंसेशनल टर्म्स के ऊपर पैसा दिया जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो जो वर्गीज कुरियन थे उनकी लीडरशिप में काम हो रहा था, तो वहां पर प्रोफेशनलिज्म था, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो रहा था। रिजल्ट क्या निकला, फार्मर्स को बहुत फायदा हुआ। ठीक है, अब एक तरफ तो गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव्स काम कर रही हैं, अब ये मॉडल दूसरे स्टेट्स में काम क्यों नहीं कर रहा जी। यूपी जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है, वहां पर क्यों आपने ये इंप्लीमेंट नहीं किया, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है निकल के, क्योंकि वहां पर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। चलो, गुजरात के अलावा
कर्नाटक एक और स्टेट है, वहाँ का एग्जाम्पल और देखते हैं कि कर्नाटका में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन करके वहाँ पर एक फार्मर्स का ग्रुप है और वो मिल करके काम कर रहे हैं और उसका वहाँ का ब्रांड नेम है, जैसे कि गुजरात में अमूल का है तो यहाँ पर बात आ जाती है नंदिनी करके। तो वहाँ पर कोऑपरेटिव सिस्टम में सरकार क्या करती है कि फार्मर्स को फायदा पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है 1 लीटर के ऊपर 5 से 6 रुपए ज्यादा पे करती है, जिससे कि फार्मर्स को पैसा मिले। और उसका लगभग 2019-20 में कितना खर्चा करना पड़ा था? एक्सचेकर मतलब जो लोगों ने टैक्स दिया है उस टैक्स के पैसे में से सरकार ने किसानों को 5 से 6 रुपए पर लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी और उसका लोड आया लगभग 1260 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। तो आप एक चीज बताओ, जब कर्नाटका में 5 से 6 रुपए लीटर सस्ते में 5 से 6 रुपए लीटर 6 रुपए पर लीटर के हिसाब से अगर सब्सिडी दी जा रही है कर्नाटका में, तो उसी से एडजॉइनिंग दूसरा स्टेट है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अगर दूध वहां पर 5 से 6 रुपए पर लीटर के हिसाब से ज्यादा महंगा बिक रहा है तो लोग तो कर्नाटक से ही मंगाएंगे ना दूध। तो ऐसे में तो महाराष्ट्र की जो डेयरी सेक्टर है, महाराष्ट्र के जो मिल्क फार्मर्स हैं, उनके लिए रेम्यूनरेशन कम बन पाता है। तो आप एक चीज बताओ, आज तो चलो दोनों के दोनों कंट्रीज एक साथ, दोनों के दोनों स्टेट साथ में लगे हुए हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका, और स्टेट्स की तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी फिलहाल के मैकेनिज्म के बेसिस पे अगर ये दो छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं तो अब तक ये मुद्दा WTO में जाता है कि नहीं, कि कर्नाटका जो है वो बहुत ही ज्यादा गलत, मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट्स के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है, सब्सिडी देता है फार्मर्स को और इससे हमारे फार्मर्स को नुकसान होता है। तो अभी देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अभी स्टैब्लिश हुई है, अब देखते हैं कि ऐसे पॉलिसीज को किस तरीके से मैनेज कर पाती है, क्योंकि कर्नाटका जैसे ऐसे स्टेट्स यूं 5-5, 6-6 रुपए 1 लीटर के ऊपर अगर अपने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए देंगे तो वो किसान तो 5-5, 6-6 रुपए सस्ते में भाव में बेचेंगे। मान लो कि 56 रुपए किलो भाव महाराष्ट्र में दूध का चल रहा है और वहां पे कर्नाटका में 50 रुपए किलो ही बिक रहा है, तो वहां से क्यों नहीं मंगाएंगे फिर वो? तो ऐसे में तो महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए वैसे परेशानी, सूखा पड़ता है तो फिर महाराष्ट्र के किसानों को फिर सुसाइड करनी पड़ती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के लिए देखो पॉइंट ये है कि एक तो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया जाए जिससे कि इनोवेशन आए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आए। नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर का जो मैजिक है वो उसको लगातार कंटिन्यू करने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर हम आगे बढ़ना है, अगर हम कहीं कंपीट कर सकते हैं तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर ही एक अच्छा काम कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में देखो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को मिनिमम रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप वहां पर IAS या फिर पॉलिटिकल लीडर्स को डिप्लॉय कर दो, ठीक है, नहीं तो वही बात हो जाएगी कि प्रोफेशनलिज्म की बजाय केवल टाइम पास हो जाएगा और जो हम गेम चेंजर समझ रहे हैं वो फेल हो जाएगा पूरा सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है क्राइम ऑफ स्टेट। आर्टिकल को लिखा है नंदिता राव ने। देखो माइकल फॉकल्ट ने अपनी एक बुक लिखी, इनडिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ प्रिजन। ठीक है, ये माइकल फॉकल्ट के द्वारा लिखी हुई बुक है। उन्होंने ये कहा कि पनिशमेंट की बात करें, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट, किसी को जेल में रखो, तो ये केवल लॉस ऑफ लिबर्टी ही कंसिडर मत करो, इसमें आप दूसरी जो पनिशमेंट्स हैं उनको आप रिजेक्ट कर देते हो। जैसे कि खाना कैसा मिलता है, वहाँ पर सेक्सुअल डेप्रिवेशन कितना है, कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती है जब सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात आ जाती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक तौर पे कितनी सजाएं दी जाती है, या फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की एक जेल के अंदर आपको, मतलब एक जेल के अंदर किसी भी कैदी को डाल करके फिर उसको टॉर्चर किया जाता है मेंटली। ठीक है, तो जो जेलों के टाइम, जेलों में जब लोग जाते हैं तो उनको जो टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, उसके चलते जब उन लोगों की डेथ हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। और अभी लेटेस्ट जो एग्जांपल है वो आपको पता है, फादर स्टैन स्वामी की जो डेथ हुई है वो। देखो बात ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 1800 प्रिजनर्स की डेथ हुई थी 2018 के अंदर। आप देखो 1800 प्रिजनर्स की डेथ होती है 2018 में। अब इसके अलावा जितने भी जेलों में इनमेट्स हैं, जो भी जेलों में कैदी रह रहे हैं, उनमें से 70% तो ऐसे हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं, सुनवाई चल रही है उनकी, अभी तक उनका कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन हमें पता है, अभी अब UAPA वाला जो एक्ट देखा था उसके तहत कन्विक्शन रेट कितनी आ रही है कि हाँ वाकई में किसी का क्राइम साबित हो गया हो, वो केवल 3% आती है। 97% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको केवल शक के दायरे पे रख लिया जाता है और वो फिर अपनी, या तो परेशान होकर के अपनी ज़िंदगी के 9-10 साल बिता देते हैं वहाँ पे, मजबूरी होती है उनकी, या फिर वो ज़िंदगी से हाथ उनको धोना पड़ता है।
हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 दिया हुआ है, जहां पर डिग्निफाइड लाइफ और एक लिबर्टी प्रोवाइड की गई है, जहां पर केवल और केवल प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिसमें कि आप किसी को डिग्निफाइड लाइफ जो है वो खत्म कर सको उसकी, या उसको मना कर सको। एक मेडिकल अटेंशन, एक अनहाइजीनिक कंडीशन, एक माल नरिशमेंट की जो सिचुएशन बनी हुई है प्रिजन्स में, इंडियन प्रिजन्स में, आप उनको करेक्ट क्यों नहीं करते हो? कहां तक आप इनको, तो इस तरीके से जिन लोगों की डेथ हो रही है वो ज्यादातर है अंडर ट्रायल, जो वेट कर रहे हैं कि भाई मेरी सुनवाई हो, मेरी बेल हो जाए, इससे कि मैं बाहर निकल सकूं। तो यहां पर जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की और जुडिशरी की। देखो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मैं स्ट्रक्चर की बार बार बताता रहता हूं, जहां पर जुडिशरी, जेल और पुलिस, ये तीनों मिलकर के फिर बाद में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का काम करते हैं। पुलिस का काम हो गया एक तो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, जुडिशरी का ये हो गया कि एडजुडिकेट करना कि वाकई में क्रिमिनल ने क्राइम किया या नहीं किया, और फिर उसके बाद में जेल्स जो हैं उनका काम हो गया रिफॉर्मेशन का, कि अगर कोई इंडिविजुअल भटक गया अपने रास्ते से तो उसको एक सही से जिंदगी जीने का पूरा तरीका दिया जाए। ऐसे आप देखो हजारों लोग लगातार मरते चले जा रहे हैं, और उसके पीछे वजह क्या है? ये जो एक अनअटेंशन है, मतलब जो अटेंशन प्रोवाइड ही नहीं की जा रही है वहां पर लोगों को, ठीक है, जिसमें कि मेडिकल फैसिलिटी ना देना, अनहाइजीनिक कंडीशन में उनको रहना, फिर खाने पीने में जो माल नरिशमेंट का शिकार हो जाना, तो ऐसे में उनकी डेथ हो जाती है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, वहां पर आप देखो अभी तक भी कॉलोनियल पीरियड का द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 यूज किया जाता है, और उस एक्ट में क्या कहा जाता है कि प्रिजन ऑफेंस के नाम पे उन्हीं ऑफेंसेस को कंसिडर किया गया है जो कि वहां पर कैदियों के द्वारा किए जा रहे हैं। अब आप एक चीज बताओ, वहां पर जो अथॉरिटीज डिप्लॉयड है, जेलर्स हैं या फिर जो भी स्टाफ है, वो लोग क्या अत्याचार नहीं कर सकते? वो लोग क्या जेलों के अंदर ऑफेंस नहीं कर सकते? उनकी अकाउंटेबिलिटी को आपने क्यों इग्नोर कर रखा है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो बोला चेंज करो जमाने के साथ साथ में। फिर आप देखो कृष्णा अय्यर, उन्होंने, जस्टिस कृष्णा अय्यर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मेंबर थे, तो उन्होंने सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 के केस में कहा था कि आप जेलों का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है या जो भी काम करने का तरीका है आप उनको करेक्ट करो, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी ऐसा नहीं हो सकती कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशन मैनर के अंदर अगर वहां पे कंडक्ट करती है। आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की गिवन है, आप उसको कैसे वायलेट कर सकते हो? अगर कोई भी जेल अथॉरिटी उसको वायलेट कर रही है तो उसके लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी जरूरी है। तो ऐसे में सिमिलर जजमेंट और भी आए हैं। 1995 में आप देखो कि राजन पिल्लई करके एक इंडिविजुअल जो कि आप कहोगे इकोनॉमिक ऑफेंडर था, सेम चीज आप विजय माल्या वाला केस लगा लो, ठीक है, उसी तरीके से, तो सिंगापुर से पकड़ करके लाया जाता है उसको और डाल दिया जाता है तिहाड़ जेल में। अब आप देखो उस बंदे की वहां पर डेथ हो जाती है, तब जाकर के एक लीला सेठ कमीशन को स्टैब्लिश किया जाता है। फिर पता करना होता है इस लीला सेठ कमीशन को कि भाई ये डेथ हुई तो हुई क्यों? तो उन्होंने बोला इस कमीशन की रिसर्च में क्या निकल के आया, उन्होंने जब सर्च फाइंड आउट किया तो पता पड़ा कि पुअर हाइजीनिक कंडीशन, मेडिकल नेग्लिजेंस, और उसके चलते इनके लिवर सिरोसिस हो गया। लिवर सिरोसिस का मतलब अल्कोहल इन्होंने बहुत कंज्यूम किया हुआ था और इनका लिवर हो गया फेल, और उसके चलते उनकी डेथ हो गई। तो ये चीज आप क्यों नहीं करेक्ट करते? ये जो लीला सेठ कमीशन है इसकी रिकमेंडेशन को आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? एनसीआरबी का जो डेटा है वो बार बार कहता है कि अंडर ट्रायल्स की डेथ ज्यादा हो रही है। सेम चीज हमने देखी स्टैन स्वामी के केस में, ठीक है, यही बात बताई जा रही है, बाकी और तो कुछ ज्यादा काम का है नहीं। ओके, तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।